नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक्सप्लेन करेंगे डिफॉल्ट नाम की फाइनेंशियल थीम पर आधारित एक कोरियन मूवी जो 2018 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म 1997 की साउथ कोरिया की आर्थिक संकट को दिखाती है, जब देश के विदेशी मुद्रा भंडार लगभग समाप्त हो जाते हैं। ये फिल्म दिखाती है कि किस तरह बंद दरवाजों के पीछे आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं और किस तरह उसका असर लाखों लोगों पर पड़ता है। ये फिल्म पॉलिसी मेकर्स के नैतिक समझौतों और संकट पर दांव लगाने वालों के अवसरवाद को उजागर करती है। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है 5 नवंबर 1997 में, जहां हमें वॉल स्ट्रीट के दिग्गज मॉर्गन स्टैनली के ऑफिस को दिखाया जाता है। वहीं पर काम कर रहे एक कर्मचारी चेतावनी देते हुए एक ईमेल भेजता है जिसमें लिखा था, सभी इन्वेस्टर्स कोरिया से बाहर निकले। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और सीधे कोरिया में शुरू होती है, जहां हम यून जुंग नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कोरिया की एक फाइनेंस कंपनी में काम करता है। वो अचानक देखता है कि उसके विदेशी ग्राहक लगातार उनके कंपनी से पैसा निकाल रहे हैं। यह देखकर उसे शक होता है कि आखिर अचानक एक साथ सभी ग्राहक अपना इन्वेस्टमेंट क्यों निकाल रहे हैं। इसी बीच बस के रेडियो में चल रहे एक प्रोग्राम के जरिए उसे पता चलता है बड़े उद्योग में काम करने वाले लोगों की तनख्वाह महीनों से रुकी हुई है और दुकानदारों के बिजनेस भी कई महीनों से मंदा चल रहा है। यह सब सुनने के बाद यून जुंग को ऐसा लगा मानो कोई सुराग हाथ लग गया हो। इसके बाद वो फौरन रेडियो स्टेशन पहुंचता है और वहां के कर्मचारी को रिश्वत देकर हाल में आई श्रोताओं की चिट्ठियां ले आता है। फिर उसे पता चलता है कि ज्यादातर चिट्ठियां देश की खराब होती आर्थिक स्थिति पर ही शिकायत कर रही हैं और दूसरी तरफ विदेशी पूंजी के बड़े पैमाने पर निकल जाने के साथ साथ यह तस्वीर साफ हो जाती है कि एक वित्तीय तूफान आने वाला है। अब यून जुंग अपने मन में प्लान बना लिया था और उसने अपनी जॉब से इस्तीफा दे दिया। ये देख उसके सहयोगी उसे हैरान निगाहों से देखने लगे और उसके बॉस को भी लगा कि वह पागल हो चुका है, क्योंकि यह एक सरकारी नौकरी थी। इस्तीफा देने के बाद उसने एक बंद पड़ा गोदाम किराए पर लेकर वहां एक अस्थायी दफ्तर बनाया और पहले जिन क्लाइंट्स के साथ वो डील करता था उन्हें बुलाकर एक छोटी स्मॉल इन्वेस्टमेंट मीटिंग की। सबके परेशान चेहरों के सामने उसने कोरिया की मौजूदा आर्थिक स्थिति उजागर की। उस समय सरकार ने कंपनियों को तेजी से बढ़ने और बाजार में कंजम्पशन बढ़ाने के लिए कमर्शियल पेपर, व्यापारिक प्रॉमिसरी नोट जैसी स्कीमें चला रखी थीं, जिन्हें लगभग करेंसी के बराबर मान लिया गया था। लेकिन ये प्रॉमिसरी नोट सेंट्रल मनी सप्लाई में गिने नहीं जाते थे, इसलिए उन पर रेगुलेशन भी ज्यादा सख्त नहीं थे। यहां तक कि यह एक मजाक बन चुका था। यहां तक कि बड़े उद्योगों के कहने पर ही बैंक बिना कंपनी की हालत या गारंटी देखे उनके कहे गए मुताबिक कमर्शियल पेपर जारी कर देते थे। कंपनियां इस कमर्शियल पेपर से न सिर्फ नेशनल फाइनेंशियल सेंटर से लोन ले सकती थीं, बल्कि सप्लायर्स को भुगतान करने के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकती थीं। इसके अलावा बड़े उद्योग अंतर्राष्ट्रीय बाजार से डॉलर में शॉर्ट टर्म लोन भी लेते थे। लेकिन उद्योग का संचालन लंबी अवधि की प्रक्रिया है, खासकर बड़े उद्योगों का, जिनकी शुरुआती कमाई ज्यादातर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगती है। इस वजह से लोन चुकाने का चक्र भी लंबा होता है और पुराने लोन चुकाने के लिए नए लोन लेना पड़ता है। यह मॉडल अब तक तो काम कर रहा था, लेकिन अब एक गंभीर समस्या पैदा हो गई, क्योंकि विदेशी निवेशक देश छोड़ रहे थे। अगर बड़े उद्योगों को नए लोन नहीं मिलेंगे तो कैश फ्लो खत्म हो जाएगी। ऐसे में छोटे और मध्यम उद्योगों के पास जो बड़े उद्योगों के कमर्शियल पेपर हैं, वे वैल्यूलेस होकर सिर्फ कागज बनकर रह जाएगी। नतीजा पूरे देश की मॉनेटरी सिस्टम ढह जाएगी और इकोनॉमी में हाहाकार मच जाएगा। अब यून जुंग उत्साह से उनसे कहता है कि यह उलटी दिशा में निवेश करने का सुनहरा मौका है, लेकिन मीटिंग में आए लोग इसे ख्याली पुलाव समझकर सिर हिलाते हुए उसकी बातों पर विश्वास करने से मना कर देते हैं। तभी वह सारी चिट्ठियां निकालकर सबको दिखाता है जो उसने रेडियो स्टेशन से लाया था। अगर केवल एक या दो व्यक्ति आर्थिक मंदी की शिकायत करे तो हो सकता है वह उसकी निजी समस्या हो, लेकिन अगर हर कोई शिकायत करने लगे तो संभव है कि समस्या काफी गंभीर है। यह तो साफ था कि इस समय देश एक ऐसी वित्तीय संकट की ओर बढ़ रहा था जो मौजूदा आर्थिक व्यवस्था को बदल सकता है। अगर इससे ठीक से निपटा नहीं गया तो देश दिवालिया होने की कगार तक पहुंच सकता है। अब इस पर वहीं पर मौजूद एक इन्वेस्टर लाओ सॉन्ग ने सवाल उठाया कि अगर सरकार समय रहते सभी कंपनियों और नागरिकों को चेतावनी दे दे तो क्या इस वित्तीय संकट से बचा जा सकता है। हालांकि यून जुंग ने बहुत प्रभावशाली विश्लेषण और भावपूर्ण भाषण दिया, फिर भी उस पर विश्वास करने वाले बहुत कम थे। सौभाग्य से लाओ सॉन्ग बहुत साहसी था और उसने यून जुंग के साथ सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला किया।
एक अमीर घराने का लड़का शाओजिन ने भी इन्वेस्ट करने का फैसला किया, लेकिन यून जुंग पहले तो उसे सीरियसली नहीं लिया। लेकिन जब उसने शाओजिन के पासबुक का बैलेंस देखा तब उसके चेहरे पर मुस्कान आ गया। हालांकि पूरे कोरिया में सिर्फ यून जुंग ही नहीं था जिसने संकट को महसूस किया, बल्कि बैंक ऑफ कोरिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के प्रमुख हन शी ने 2 हफ्ते पहले ही देख लिया था कि कोरिया वित्तीय संकट का सामना करने वाला है। उसने तुरंत गवर्नर को रिपोर्ट भेजी, लेकिन अब जाकर उसे बुलाया गया। गवर्नर रिपोर्ट पढ़कर घबरा गया। वह हन शी की रिपोर्ट की सच्चाई समझता था, बस अब तक उसने हालात इतने गंभीर होने की कल्पना नहीं की थी, इसलिए रिपोर्ट को गंभीरता से नहीं लिया था। गवर्नर गुस्से में था, लेकिन वह स्थिति की गंभीरता समझ रहा था। इस समय सबसे जरूरी था कि वह चीफ इकोनॉमिक ऑफिसर से संपर्क कर सरकारी समर्थन हासिल करे। लेकिन चीफ इकोनॉमिक ऑफिसर लो पार्क को वास्तव में इकोनॉमिक्स समझ नहीं आती थी, लेकिन उसे राजनीति की अधिक जानकारी थी। इसलिए इस तरह की समस्या आने पर वह भी असहाय था। इसलिए गवर्नर की सलाह पर उसने वित्त मंत्रालय के उपसचिव और वित्तीय शहर के मेयर को बुलाकर बैठक बुलाई। अब हानशी ने सबको बताया कि इस समय वॉन और डॉलर का एक्सचेंज रेट $1 के बदले 792 वॉन है और उनके पास केवल 9 अरब डॉलर के आसपास फॉरेन रिजर्व्स हैं। क्योंकि कोरिया इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स पर बहुत निर्भर है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार डॉलर में होता है, इसलिए फॉरेन रिजर्व्स की कमी सीधे इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स को ठप कर देगी। अब वॉन और डॉलर की 800:1 की रेट बनाए रखने के लिए उन्हें हर हफ्ते 2 अरब डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। और जैसा कि पहले बताया गया है कि 1996 तक कोरिया पर 110 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज हो गया था। उनका अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग सबसे निचले स्तर पर आ चुका था और इसीलिए विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे थे। ऊपर से सबसे बड़ी समस्या यह थी कि शॉर्ट टर्म अंतरराष्ट्रीय लोन चुकाने के लिए वो लोग नए कर्ज भी नहीं ले पा रहे थे। अब हानशी अनुमान लगाती है कि शायद एक हफ्ते में उनका फॉरेन रिजर्व्स सामान्य इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स के लिए भी पर्याप्त नहीं रहेगा। डॉलर और वॉन एक्सचेंज रेट बनाए रखना तो दूर की बात है, इसका सीधा मतलब था कि देश दिवालिया हो जाएगा। स्थिति काफी गंभीर थी। मीटिंग खत्म होते ही लाओ पार्क ने प्रेसिडेंट जोंग को रिपोर्ट दी। उन्होंने हालात को अच्छी तरह समझा और परिस्थिति की गहराई को देखते हुए प्रेसिडेंट ने उसी वक्त एक क्राइसिस मैनेजमेंट टीम बनाकर लाओ पार्क को उसका प्रमुख बना दिया। दूसरी ओर हानशी का मानना था कि तुरंत जनता को चेतावनी देनी चाहिए ताकि और बड़ा आर्थिक नुकसान न हो, लेकिन उसका प्रस्ताव मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिप्टी सेक्रेटरी ने तुरंत खारिज कर दिया। उनका मानना था कि ऐसा करने से लोगों के बीच पैनिक का माहौल क्रिएट हो सकता है और जिससे संकट समय से पहले आ सकती है। यह सुनने में लॉजिकल लगा, लेकिन असल में इस समय वे देश के दिवालिया होने की स्थिति का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे और इससे निपटने के लिए उन्हें समय चाहिए था। डेप्यूटी सेक्रेटरी की सोच को लाओ पार्क और फाइनेंशियल सिटी के मेयर दोनों ने समर्थन दिया, जबकि गवर्नर चुप रहा। इस वक्त हानशी अपने आप को काफी असहाय महसूस कर रही थी। ये सभी उच्च अधिकारी आम जनता की तकलीफ को नजरअंदाज कर रहे थे। मीटिंग यूं ही जल्दबाजी में खत्म कर दी गई। हानशी समझ नहीं पा रही थी कि ये बड़े लोग क्या सोच रहे हैं, लेकिन उसे लगा कि वह हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती। उसने कोरियन सेंट्रल बैंक की गहराई से जांच करने का फैसला किया। फिर जो हानशी ने देखा तो उसकी पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि सेंट्रल बैंक के पास केवल 800 अरब वॉन कैश रिजर्व था। लेकिन उन्होंने हानबाओ स्टील नाम की एक कंपनी को 1 ट्रिलियन वॉन के कमर्शियल पेपर लोन के तौर पर दे चुके थे। इसके बाद हानशी हानबाओ स्टील के हेडक्वार्टर गए, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी का ठिकाना एक छोटे से किराए के दफ्तर में था। यह साफ साफ एक फर्जी कंपनी थी। जांच के दौरान हानबाओ स्टील का प्रमुख बिल्कुल बेपरवाह था और उसे कोई डर नहीं था, क्योंकि उसके पीछे गवर्नमेंट से जुड़े बड़े लोगों का हाथ था। यह देखकर हानशी आपा खो बैठी, क्योंकि इतने बड़े अपराध करने के बावजूद भी वो बेशर्मी से बैठे थे। इसी दौरान मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डिप्टी सेक्रेटरी चोरी चुपके किसी लीगल फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क में लगा था। असल में वह भी फाइनेंशियल क्राइसिस को पूरी तरह समझकर यून जुंग की तरह इस महत्वपूर्ण समय में निवेश करने की तैयारी कर रहा था। बस फर्क सिर्फ इतना था कि यून जुंग यह सब पैसे के लिए और डिप्टी सेक्रेटरी सत्ता हासिल करने के लिए यह सब कर रहा था। वह इन अहम जानकारियों का इस्तेमाल राजनीतिक संसाधन पाने में कर रहा था। यही असली कारण था कि वह हर हाल में हानशी को चेतावनी जारी करने से रोक रहा था। इसी बीच दूसरी ओर पैसे जुटा चुके यून जुंग ने अपनी चालें शुरू कर दी। उसने अपना सारा पैसा डॉलर में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि वह अच्छे से जानता था कि आर्थिक संकट होने पर सबसे पहले स्टॉक मार्केट गिरेगा और साथ ही उनके करेंसी का वैल्यू भी। ऊपर से कंपनियों के कमर्शियल पेपर का वैल्यू भी खत्म हो जाएंगे। इस समय सबसे सुरक्षित करेंसी
डॉलर ही थी। अब कुछ दिन बाद ठीक वही हुआ। सिर्फ 3 दिन में स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया और वॉन और डॉलर का एक्सचेंज रेट 800:1 से पहुंचकर 2100:1 हो गया। हंची का अनुमान भी बहुत सही निकला। बाजार एक हफ्ता भी नहीं टिक पाया। किया जैसी बड़ी कंपनियों के दिवालिया होते ही यह सिलसिला आग की तरह फैल गया। हर कोई हक्का बक्का रह गया। शेयर निवेशक शेयर बेच नहीं पाए। छोटे और मध्यम उद्योग बड़े उद्योगों के कमर्शियल पेपर छुड़ा नहीं पाए और उन्हें दिवालिया घोषित कर बंद करना पड़ा। हंची जैसे लोग भी कुछ नहीं कर सके। वे अंतरराष्ट्रीय बाजार से नया कर्ज भी नहीं जुटा सके। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुलेआम कोरिया की भुगतान क्षमता पर सवाल खड़े कर दिए। ऐसे संकट में फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिप्टी सेक्रेटरी ने सुझाव दिया कि हम IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मदद क्यों न लें। हम डॉलर की मदद लेकर दिवालियापन से बच सकते हैं। लेकिन हान शी ने IMF के प्रस्ताव का सख्त विरोध किया। उसने चीफ इकोनॉमिक ऑफिसर लॉ पार्क को समझाया कि IMF की मदद लेना मतलब भेड़िए को घर बुलाने जैसा है। IMF कोई चैरिटी नहीं है। उनकी मदद उनके शर्तों के साथ आएगी जो कोरिया की आर्थिक व्यवस्था को उलट सकती है। इस बार लाओ पार्क ने उसकी बात ध्यान से सुनी और IMF का प्रस्ताव पास नहीं हुआ। निजी तौर पर वित्तीय मेयर को भी डिप्टी सेक्रेटरी का सुझाव मंजूर नहीं था। अब इधर एक्सचेंज रेट में 3 गुना उछाल ने यून जुंग और उसके साथियों की संपत्ति कई गुना बढ़ा दी। बर्बाद हो चुके बैंकों को देखते हुए लाओ सोंग भावुक हो गया। उन्होंने न सिर्फ अपनी संपत्ति बचाई बल्कि इस संकट में जबरदस्त कमाई भी कर ली और शाओजिन भी खुशी से चिल्ला उठा। लेकिन तभी यून जुंग उसे थप्पड़ मार देता है। इससे साफ दिखता है कि यून जुंग की मानसिकता थोड़ी जटिल थी, क्योंकि आने वाले संकट को जानते हुए भी वो कुछ नहीं कर पाया और अपनी बेबसी और लाचारी पर उसे काफी गुस्सा आ रहा था। वह सिर्फ एक छोटा आदमी था। वो सिर्फ इस वित्तीय महाविनाश में बस खुद को बचा सका और अपनी दूरदर्शिता से इस संकट के समय पैसा कमा पाया। उसके जैसे कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर और कोई भी इस महामंदी से नहीं बच पाया। खैर, अब उन्हीं लोगों में से गैप्सू नाम का एक आदमी भी था जो एक छोटा फैक्ट्री चलाता था। उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक छोटी फैक्ट्री खोली थी। कारोबार अच्छा चल रहा था। उसने कई लोगों को नौकरी पर भी रखा था और अपना घर भी कैश में खरीदा था। उन्हें एक बड़े सुपरमार्केट से लंबे समय की सप्लाई का ऑर्डर भी मिला था और सुपरमार्केट के अधिकारी ने पेमेंट के रूप में कमर्शियल पेपर दिया। लेकिन गैप्सू कमर्शियल पेपर लेने से झिझक रहा था। लेकिन उसके दोस्त ने कहा कि अब बड़े इंडस्ट्रीज पेमेंट के रूप में इसका ही इस्तेमाल करते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं। फिर जैसे ही गैप्सू ने अपना पूरा पैसा लगाकर कच्चा माल खरीदा, वित्तीय संकट शुरू हो गया और वह बड़ा सुपरमार्केट दिवालिया हो गया। अब उसके पास जो कमर्शियल पेपर था वह अब सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बनकर रह गया। गैप्सू जैसे न जाने कितने छोटे कारखाने थे जिनकी हालत भी ठीक उसी की तरह हो चुकी थी, बल्कि कई लोग बैंक से कर्ज लेकर बैठे थे। अब कर्ज चुकाने के लिए उन्हें अपने घर तक बेचना पड़ा। दिवालिया होने वाले लोगों की तादाद भी इतनी थी कि अब खरीदने वाला भी कोई नहीं था, जिसके कारण प्रॉपर्टी की वैल्यू भी भयानक तरीके से गिरने लगी। अब इसी मौके की इंतजार में यून जुंग था। उसने अपने पैसों से न तो शेयर खरीदे और न ही कंपनियां खरीदी, क्योंकि शेयर के दाम और गिर सकते थे। कंपनियां कर्ज में डूबी हुई थीं, लेकिन रियल एस्टेट और जमीनों के दाम भविष्य में बढ़ेगी। इसलिए उसने सीधे सारा पैसा रियल एस्टेट और जमीन खरीदने में लगा दी। अब दूसरी ओर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डेप्यूटी सेक्रेटरी ने अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर लाओ पार्क को हटा दिया और अपने समर्थक लाओ जिन को नया चीफ इकोनॉमिक ऑफिसर बना दिया। फिर रिपोर्टर्स के सवाल पर लाओ जिन ने साफ कहा कि कोरिया IMF की मदद नहीं लेगा, लेकिन हकीकत में वे IMF से संपर्क कर चुके थे और उन्हें बातचीत के लिए भी बुलाया गया। अब पहली बैठक के दौरान IMF के प्रेसिडेंट मिशेल कैम्डस ने सहायता की शर्तें रखी। कोरिया की 11 राष्ट्रीय व्यापक फाइनेंशियल सेंटर्स दिवालिया हों, क्योंकि कोरिया की छोटी बड़ी सभी कंपनियों के कर्ज इन्हीं केंद्रों से गुजरते थे। अगर ये केंद्र दिवालिया हो जाते तो सभी कंपनियां प्रभावित होती, जिनमें से काफी सारी कंपनियां वास्तव में अच्छी स्थिति में थीं। लेकिन ऐसा करने से इन कंपनियों के दिवालिया होने की संभावना थी। हानशी ने इस कठोर शर्त का दृढ़ता से विरोध किया। तब IMF के प्रेसिडेंट ने कहा कि यदि शर्तें नहीं मानी गई तो मदद नहीं मिलेगी। नए नए चीफ इकोनॉमिक ऑफिसर बने लाओ जिन दुविधा में फंस चुका था। उन्हें लगा IMF की शर्तें बहुत कठिन हैं और उनके इस पद पर आते ही इतनी सारी कंपनियां बंद हो जाएं। इससे उनके इमेज पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तब डिप्टी सेक्रेटरी हंसते हुए उसे समझाने लगे कि हमें कब से आम जनता की राय की परवाह होने लगी। हमें बस बड़े उद्योग समूहों को बचाना होगा ताकि कोरिया की अर्थव्यवस्था चल पाए। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। उधर हान शी को एक
नया सुराग मिला। उसने एक मैगजीन में यूएस डेप्यूटी ट्रेजरी सेक्रेटरी की तस्वीर देखी और चौंक गए। ये वही व्यक्ति था जो आईएमएफ के प्रेसिडेंट की यात्रा के समय बगल में साधारण से सदस्य की तरह मौजूद था। हान ची को अब यकीन हो गया कि कोरिया की मौजूदा हालात के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। फिर जल्द ही आईएमएफ के साथ दूसरी बैठक शुरू हुई। लाओ पाक ने आईएमएफ की पूर्व शर्तें मान लीं। आईएमएफ के प्रेसिडेंट मिशेल ने मदद के रूप में $20 अरब के लोन का वादा किया, लेकिन कीमत यह थी लार्ज कॉरपोरेशंस, बैंक और फाइनेंशियल सेंटर दिवालिया घोषित किए जाएं और आईएमएफ द्वारा चुनी गई इन्वेस्टमेंट बैंक्स को अधिकार मिले कि वे या तो कंपनियों को सीधा अक्वायर कर सके या उनमें इन्वेस्ट करके शेयर्स अक्वायर कर सके। अब हानशी ने फिर विरोध किया और कहा कि आप जो सुझाव दे रहे हैं वह आईएमएफ के नियमों का सीधा उल्लंघन है, क्योंकि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन किसी देश की इकोनॉमिक ऑटोनॉमी को बचाव पैकेज के बदले छीनने का अधिकार नहीं रखता। अमेरिका के यूएस डिप्टी ट्रेजरी सेक्रेटरी का इस होटल में ठहरना मतलब क्या सच में वही आईएमएफ वार्ता के पीछे हैं? ब्याज दरें 12.5% से 30% तक बढ़ाकर कंपनियों को दिवालिया करना, फॉरेन इन्वेस्टर्स को आसान रास्ता देकर उन्हें कोरियन कंपनीज को खरीदने का मौका दे रहे हैं। और क्या आप अमेरिकी सरकार के कहे गए मुताबिक काम कर रहे हैं? और यह कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका इस नेगोशिएशन से अपना फायदा निकाल रहा है। इन सवालों के जवाब में आईएमएफ प्रेसिडेंट ने कहा कि या तो नेगोशिएशंस खत्म कर सहायता अस्वीकार करो या हंशी को यहां से बाहर करो। फाइनेंस सेक्रेटरी पहले से ही हंशी से खफा थे क्योंकि वह लगातार उनकी नीतियों में बाधा डाल रहे थे, इसलिए उन्होंने हंशी को मीटिंग से बाहर कर दिया। उस समय तक हंशी सब समझ चुके थे कि ऊपर के लोग शुरू से ही उन बड़े उद्योग समूहों को बचाना चाहते थे, भले ही इसके लिए आम नागरिकों की संपत्ति और छोटे और मध्यम उद्योग भले ही क्यों न बर्बाद हो जाए, क्योंकि बड़े उद्योग समूह देश की 85% अर्थव्यवस्था पर कब्जा किए हुए थे। लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि आईएमएफ की मदद की शर्तों के तहत ये बड़े उद्योग भी आखिर विदेशी निवेशकों के हाथ में चले जाएंगे और इसका मतलब देश की इकोनॉमी पर उनका अपना नियंत्रण नहीं रहेगा। इसलिए हानशी ने आईएमएफ की असमान शर्तों को जनता के सामने उजागर करने का फैसला किया, मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगले दिन कोई न्यूज़पेपर इसे नहीं छापी, क्योंकि प्रेसिडेंट भी आईएमएफ की मदद लेना चाहते थे, क्योंकि उस समय चुनाव आने वाला था। वह बड़े उद्योग समूहों को बचाकर उनका समर्थन पाना चाहते थे। अब 3 दिसंबर 1997 को पूरे दुनिया के सामने कोरिया ने आईएमएफ के साथ औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद जैसा कि उम्मीद था, आर्थिक मदद के पीछे विदेशी पूंजी द्वारा कोरियाई कंपनियों का लूट और अधिग्रहण शुरू हुआ। जैसे कि 2.5 ट्रिलियन वॉन की संपत्ति वाला कोरियो कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंस सेंटर सिर्फ 250 अरब वॉन में बिक गया, और ऐसे उदाहरण बहुत सारे थे। समय बीता, 20 साल बाद यूनजुंग उस आर्थिक संकट में छलांग लगाकर टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए। दूसरी तरफ हानशी ने उस संकट के कुछ समय बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आज वह एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के प्रमुख हैं। उनके अनुसार एक नई वित्तीय संकट की आहट फिर सुनाई देने लगी है। और इसी के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार और एक रोमांचक कहानी के साथ।